महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उन अधिकारों का गलत फायदा उठाना वो भी गलत है। तलाक होने के बाद अगर बच्चा है तो बच्चे की कस्टडी भी आप मांग सकते हैं और पत्नी के पैसे में भी आपका अधिकार है। सामने कई ऐसे मुद्दे आए हैं जिसमें कि महिला ने अपनी एफआईआर लिखाया और उसने ससुर के नाम से, सास के नाम से, उनके नाम से भी कंप्लेंट कर दी। देखिए, कंप्लेंट अगर सच्ची है तो ठीक है, अगर झूठी है तो मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहूँगी कि ये गलत है। नमस्कार, मेरा नाम संगीता जोशी है और मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में और मीडिएटर हूँ, ट्रेन मीडिएटर। अब मैं आपको बताऊंगी कि ग्वालियर शहर के एक छोटे से गांव से निकलकर एक सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली तक एक लड़की कैसे आई और अपना सफ़र कैसे स्टार्ट किया। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मेरी लाइफ जो रही है, शुरू से इस तरह से कि चैलेंजेस फेस किए हैं। शादी जब मेरी हुई, मैं 21 साल की थी, ग्रेजुएशन मेरा हुआ था और लॉ फर्स्ट ईयर था। तो कहीं ना कहीं लॉ फर्स्ट ईयर में फीस भी जमा करनी पड़ेगी, तो शादी हो गई तो मम्मी से पापा से ले नहीं सकते। ससुराल में आप कहोगे तो भाई फीस दे दीजिए, तो जैसा कि हमारी सासू जी ने भी बोल दिया, अपने बाप के यहाँ से पढ़ के आती। तो कहीं ना कहीं मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी जो उन्होंने मेरे बाप की याद दिलाया और मैंने उस चीज को, चैलेंज को फेस किया और मैंने लेकिन वो जो टाइम था उस टाइम पे ट्यूशन पढ़ाया और कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ा के अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की और कंप्लीट करने के बाद उसकी फीस भी मैंने ही भरी, क्योंकि मेरे को अपने पापा से नहीं लेना था और मेरे को मेरे परिवार से भी नहीं लेना था। तो मैंने वहाँ एक महिला अपनी लाइफ को शुरू करने के लिए ट्यूशन भी पढ़ा सकती है, लोगों को अवेयर भी करने का सोचा, क्योंकि मेरा जो आदर्श थे परशुराम जी थे। जैसा कि मेरी दादी सास थी, वो भी मुझे बोलती थी कि आगे बढ़ो। वो हमेशा आशीर्वाद देती थी और मुझे बहुत सारी स्टोरीज सुनाती थी, जिसमें कि उन्होंने एक स्टोरी भी सुनाया था कि एक हाथी को आपके अंदर जो आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको आप समझ नहीं रही हो। आप हाथी को आप चेन से बांध सकते हो, छोटी सी चेन से आप वो बंधे हो। आपको अगर आगे बढ़ना है, लोगों के लिए काम करना है, तो संगीता तुम्हें लॉ करना होगा। और मैंने वो लॉ किया और करने के बाद, और जैसे कि उनका आदेश था कि हमेशा टॉप पर रहना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करते हुए हाई कोर्ट करते हुए और मैं सुप्रीम कोर्ट तक आई, वो उनका भी आशीर्वाद है और आप सब लोगों का ब्लेसिंग है जो मैं आज जो काम कर पा रही हूँ। एस्टैब्लिश फैमिली से नहीं थे, थोड़ा मीडियम परिवार से थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद एक लड़की को किस तरह से सफ़र करना पड़ता है, घर से बाहर निकलते हुए भी उसे आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो परिवार के लोग रोकते हैं, लेकिन उसको भी सबको साथ लेते हुए, उन्हें समझाते हुए किस तरह एक महिला आगे बढ़ती है। तो उसको मैं जर्नी को मैं चाहूँगी कि महिलाओं को अपने स्वयं के लिए भी काम करना बहुत ज़रूरी है और आज हम देश के लिए अपने परिवार के लिए जिस तरह काम करते हैं, हम देश के लिए भी काम करें और आगे बढ़ें। और जिस तरह से अभी लेटेस्ट मुद्दों पे अगर हम आते हैं, तो हमने ये स्टार्ट किया था कि महिलाओं की रक्षा होनी चाहिए, महिलाएं बहुत उत्पीड़ित हैं, तो महिला उत्पीड़न विभाग में हमने महिलाओं के लिए काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो परिवेश है वो अपोजिट होता जा रहा है। जिस तरह से मामले सामने आते जा रहे हैं कोर्ट के, अतुल सुभाष का जो केस था, उसको जब मैंने देखा 1 घंटे का उसने जिस तरह से अपनी पीड़ा बताई और उसके साथ किस तरह से उत्पीड़न हो रहा था, तो पुरुषों के साथ भी आज उत्पीड़न हो रहा है और उनके केस बढ़ते जा रहे हैं और वो सुसाइड करते जा रहे हैं। जिसमें पीटर का एक केस था, मानव मिश्रा जो आगरा से थे और इंजीनियर थे, काफ़ी पढ़े लिखे, जो जिनकी बीवी ने उनको उतना उत्पीड़न किया और उनके परिवार वालों ने उनसे पैसे की डिमांड और उनके फाइनेंशियल चीज़ों पे उन पे प्रॉब्लम क्रिएट किया।
अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में इंदौर का एक केस है, जो कि मेरे सामने जिस तरह से आया, और अभी एक भोपाल का केस है। ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हमारे सामने आते हैं, तो लगता है कि कहीं न कहीं पुरुषों के साथ भी उत्पीड़न हो रहा है। तो उसके लिए जो कानून है, तो मैं कहना चाहूँगी सभी पुरुषों से भी कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, और कानून आपके लिए भी है। जिस तरह से महिलाओं की रक्षा कानून करता है, तो इस तरह से महिलाएं भी पुरुषों को उत्पीड़ित नहीं कर सकती हैं। और उसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह से हम लोग कानून व्यवस्था को आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिख रहे हैं कि इसके लिए भी एक पुरुष आयोग की व्यवस्था की जाए और इस तरह की घटनाएं ना हो। सेक्शन 125 जिस तरह भरण पोषण महिला मांगती है, इस तरह से पुरुष भी अपनी वाइफ से जो भरण पोषण मांग सकता है, उसे कभी भी पत्नी इस तरह से चार लोगों में कुछ भी गलत अब्यूज नहीं बोल सकती है। जिस तरह से उनका पारिवारिक जो लोग हैं, जो उनको प्रताड़ित करते हैं, वो नहीं कर सकती है। उसके लिए भी आप भी तलाक की अर्जी लगा सकते हैं। पहले और पुलिस के लिए एक चीज़ बहुत मैं कहना चाहूँगी कि पुलिस के लिए ये इन्वेस्टिगेशन का एक टॉपिक है। 498 जो लगा दिया जाता था, बिना पूछे पहले 498 लगा दिया जाता था, लेकिन आज की डेट में उसकी जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और जिस तरह से अभी हमारे हाल ही में कभी कोई भी लीडिंग केसेस में आता है कि आईआईटीएन जैसे अभी एक्सपायर हुआ, तो इस तरह के जो मामले के कारण हमारे सुप्रीम कोर्ट भी इसको संज्ञान में ले रहा है, और नए-नए कानून 191 और ये सारे कानून 6 आपको राइट्स मिलते हैं, जिसमें आप अपनी बात को रख सकते हैं, और अपने बच्चे की कस्टडी भी आप माँग सकते हैं। तो जो राइट्स महिलाओं को दिए गए हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, और अब पति लोगों को भी उनके राइट्स उनके पास हैं, लेकिन उसके लिए और मजबूती से काम करने के लिए हम लोग आपके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उन अधिकारों का गलत फ़ायदा उठाना वो भी गलत है। हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955, उसमें अमेंडमेंट की जो आवश्यकता है, तो उसमें 6 राइट्स आपके पास हैं ऑलरेडी, जो आपके संज्ञान में मैं देना चाहूँगी, जिसमें आप भी तलाक की अर्जी, अगर आपको बहुत परेशान करती है आपकी बीवी, या बहुत आप परेशान हैं, आप अपनी ज़िंदगी से मत खेलिए। आप बहुत बेहतर तरीके से मीडिएशन, इसके लिए प्री मीडिएशन बना है, आप उसकी कंप्लेंट कीजिए, और प्री मीडिएशन आपके कोर्ट में भी होगा, पुलिस स्टेशन में भी होगा, और आप अपनी बात विस्तार से रख सकते हैं कि मेरी बीवी मुझे परेशान करती है, मुझे पैसा माँगती है, या जो भी, लेकिन आप इस तरह का कदम नहीं उठाएँ। और इस तरह के 6 अधिकार आपके पास हैं, जिसमें आप तलाक होने के बाद अगर बच्चा है, तो बच्चे की कस्टडी भी आप माँग सकते हैं, और पत्नी के पैसे में भी आपका अधिकार है। पत्नी के पास जो प्रॉपर्टी है, जिस तरह पत्नी आपसे माँगती है अपना भरण-पोषण राइट्स सेक्शन 125 में, पुरुष भी माँग सकता है। पुरुष भी आप पत्नी को, क्योंकि आपने उसे अर्न करके दिया है, तो आप भी उससे उसके जो उसकी सेविंग है, उसमें से माँग सकते हैं, जो पारिवारिक उसके पास है। तो पति लोगों को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास भी 6 एक अधिकार आपके पास है, जिसके तहत आप अपनी रक्षा भी कर सकते हैं, और बहुत बेहतर तरीके से मीडिएशन करके, मीडिएशन में एमसीपीसी, मीडिएशन कंसिलेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सुप्रीम कोर्ट में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, एंड स्टेट में सालसा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो हाई कोर्ट देखता है, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखता है, आप वहाँ भी कोर्ट के थ्रू भी अपने आप के लिए न्याय मांग सकते हैं, क्योंकि न्याय सबके लिए है। और हमारा कोर्ट भी ये चाहता है कि बहुत बेहतर तरीके से विन विन सिचुएशंस पे आप बहुत अच्छी तरीके से अपना अपना जीवन बिता सकते हैं। देखिए, जिस तरह से पुलिस में एफआईआर लिखी जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है पुलिस को भी ट्रेंड करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको अभी हाल ही में जिस तरह से 3 नए कानून आए हैं, तो हमें पुलिस को भी ट्रेंड करने की आवश्यकता है। पुलिस जिस तरह से दोनों पार्टीज़
अपनी एफआईआर लिखवाने जाती हैं, तो जिसकी भी एफआईआर लिखाई जाती है, सपोज घरोली हिंसा में मेरे सामने कई ऐसे मुद्दे आए हैं जिसमें कि महिला ने अपनी एफआईआर लिखाया और उसने ससुर के नाम से, सास के नाम से और ननद जो उसकी आउट ऑफ कंट्री रहती है या अदर स्टेट में रहती है, उनके नाम से भी कंप्लेंट कर दी कि मुझे इन लोगों ने तंग किया, डोमेस्टिक वायलेंस में मुझे मारा और मुझे प्रताड़ित किया, पैसा मांगा, डाउरी का मैटर लगाया। तो ऐसे झूठे जो मामले हैं, उनके लिए सत्यता की जांच करना ये पुलिस का काम है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से उसको निभाना बहुत आवश्यकता है और उसे निभाना चाहिए, क्योंकि वो अगर आपने एफआईआर में जो जल्दी की या झूठी एफआईआर लिख दी, तो वो कोर्ट में जब मैटर जाता है, तो हमें फिर वहां पर कोर्ट में जो सेक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही एक एडवोकेट आगे बढ़ता है। तो वो झूठी एफआईआर में हमें, जो पुलिस ऑफिसर ने झूठी एफआईआर लिखी है, उसके लिए भी कानून में प्रावधान है उसे सजा का। तो आप झूठी एफआईआर नहीं लिखेंगे। तो पुलिस के लिए भी एक चीज है कि अगर उससे झूठी एफआईआर लिखी है तो कोर्ट में उसके लिए भी प्रतिवेदन देना है और उसे भी दंडित करना है। दूसरा है कि अगर वो कहती है कि मुझे मारा और मेरा हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया या जो भी है, तो मेडिकल जब होता है, तो मेडिकल भी झूठे मेडिकल अगर होते हैं, तो वो डॉक्टर भी उसमें गुनाहगार है, उसे भी सजा का प्रावधान है। तो उस डॉक्टर के खिलाफ भी वहां पर चार्जेस होंगे अगर झूठी उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट दी है तो, और वो भी आपको करना होगा और अपना जो मैटर जो झूठा किया है उसके लिए क्वेश्चनिंग में 482 में आपको हाई कोर्ट में क्वेश कराना होगा उसको, क्योंकि आपको तो पता नहीं है आपकी झूठी कंप्लेंट कर दी गई है। और जिस तरह से पुलिस परेशान करती है पूरे परिवार को, बुजुर्ग माँ बाप को, जिन माँ बाप की तबीयत खराब है, 70-80 ईयर ओल्ड हैं और किसी महिला ने उनकी झूठी कंप्लेंट कर दी है। देखिए, कंप्लेंट अगर सच्ची है तो ठीक है, अगर झूठी है तो मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहूंगी कि ये गलत है, क्योंकि कानून का दुरुपयोग करना ये हमारे लिए बहुत गलत है। कानून और अदालत इसके लिए आप भी दोषी होंगी और आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो इस तरह से जो सत्यता वाले मामले हैं, तो हमारे लिए ये चैलेंज होता है, एक एडवोकेट के लिए चैलेंज होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, मीडिएशन में ये सारी चीजें क्लियर पूरा सामने आ जाता है। तो हमें मीडिएशन में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डालसा आया ही है, इसीलिए है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस, क्योंकि अभी तक वो मामले बहुत लंबित हो जाते थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फीस नहीं दे पाते थे और कई ऐसे बुजुर्ग माँ बाप हैं जो जेलों में सड़ रहे हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए, और जेल में भी जो लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि जेल के लिए भी हम लोग काम करें, जो लोग हैं उनकी सत्यता की जानकारी करते हुए, और उन जेलों को भरना जरूरी नहीं है, जेल में जो लोग हैं उनकी बात को समझना जरूरी है। कई झूठे मुकदमे हैं जिनके कारण वो जेल में हैं। तो मैं आप जोश टॉक के माध्यम से, आप सबके माध्यम से एक अवेयरनेस ये लाना चाहती हूँ कि हमें जेलों में लोगों को नहीं ठूसना है। हमें जेल में जो लोग हैं उनके साथ क्या मार्मिकता हुई है, फर्स्ट टाइम उनको झूठे मुकदमे में तो नहीं फंसाया, तो पुलिस भी थोड़ा अपना एक मेंटेन करते हुए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए एफआईआर लिखे, क्या सत्यता है उसकी सत्यात्मक जांच करके उसके बाद एफआईआर लिखे, ताकि पूरा सिस्टम कोलैप्स ना हो। ये सिस्टम हमारे देश के लिए, एक कानून व्यवस्था के लिए, एक देश में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण देने के लिए बनाया गया है, न कि झूठे मुकदमों को ला देने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ प्री मीडिएशन वेडिंग। वेडिंग से पहले जो भी लड़का और लड़की है उनका प्री मीडिएशन करना है कि आप एक
नए रिश्ते में जा रहे हैं, आपका दोनों का कल्चर अलग है, परिवार अलग है और आपको आगे क्या-क्या फेस करना पड़ सकता है, तो क्या आप इसके लिए राज़ी हैं? तो कुछ क्वेश्चनिंग हम लोगों ने बनाया है प्री मीडिएशन के लिए वेडिंग के से पहले, क्योंकि वेडिंग का इवेंट आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो प्री मीडिएशन वेडिंग आप लोगों का आईक्यू टेस्ट है। आपका एक ऐसा दिमाग का एक ऐसा सोच है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं या आपको एडजस्ट इतना करना होगा शादी के बाद, क्योंकि बहुत ही एक्साइटमेंट में लड़के-लड़की होते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं या जॉइंट हमारे परिवार भी साथ में जॉइंट जो अरेंज मैरिज होता है, तो उनमें भी प्री मीडिएशन करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की घटनाएँ आज सामने आ रही है कि पुरुष परेशान है शादी के बाद जबकि लव मैरिज थी और कई जगह अरेंज मैरिज है, वहाँ भी महिला परेशान है। तो ये चीज़ों से आगे फेस जो कर रहे हैं, उसको निकालने के लिए आगे लिटिगेशन ना हो, कोर्ट पे बर्डन हो रहा है। इतने मैटर ऑलरेडी हैं जो सिविल के हैं, ज़मीनों के विवाद हैं, बट सिविल के जो मैटर्स हैं, वो कुछ टाइम बाद फिर क्रिमिनल बन जाते हैं क्योंकि मारना एक दूसरे को या 307 करना या 325 करना, 302 करना, ये सारा सामने मामला आ जाता है। तो प्री मीडिएशन वेडिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि सभी खानदान भी सुरक्षित रहे और उस लड़की के बारे में, उसके टेम्परामेंट के बारे में, उसका सोचने के बारे में आपको भी पता चले, उस लड़के के बारे में उस परिवार को भी पता चले। और इसी के साथ मैं जोश टॉक का भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया और अपनी बात को रखने का मौका दिया और जोश टॉक एक जोश के साथ जो वर्क कर रहा है, उसको देखकर मैं उन्हें सलाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।